हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की। वीक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या वीक इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं। ये वीक बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम में पाए जाते हैं। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है जो वीक इंटरेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडरवॉल इंटरेक्शन। फिर ऐसे करके हमारी बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो या इसी का दूसरा नाम होता है कौन सा? आयनिक इंटरेक्शन। इसी का नाम होता है सोल्ट ब्रिज, क्योंकि सोल्ट मॉलिक्यूल्स में ये क्या करता है, मैटर करते हैं। अभी देखेंगे सोल्ट कैसे ये काम करता है। यहाँ पे यह स्ट्रेंथ प्रदान करवाता है। ये क्या करवाता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। नॉन पोलर एटम्स में ये देखने को मिलता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? देखिए, एफ इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है K1 Q1 Q2 R² D। अब देखिए ये क्या है? Q1 Q2 मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है। अब देखिए या आयंस है। आर स्क्वेयर क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन आयंस की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वेयर होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे डी है। डी का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, जबकि वाटर का जो होता है 80 होता है। ये आपको इतना ही याद रखना है, बाकी ज्यादा मत्था नहीं मारना कि ये क्या हो गया, क्यू क्या है, क्यू क्या है, ये 1 क्या है, 2 क्या है, ये सब नहीं देखना। आपको देखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना इतना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एयर का इतना होता है और वाटर का इतना होता है। बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव टाइप का फोर्स होता है। बिल्कुल होता है। जब अट्रैक्टिव होता है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में या आयंस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जब रिपल्सिव होगा तो दो तरीके हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, एक ही और एक ही है। अब क्या है, देखिए Q1 Q2 दोनों में रिपल्स हो रही है चीजें। प्लस प्लस में रिपल्स हो रही है, इधर माइनस माइनस में भी रिपल्स हो रहा है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल किसका? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जो आकर्षित टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या सोल्ट ब्रिज आयनिक इंटरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में? तो देखिए, प्रीदीय प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जब इंटरेक्शन या आकर्षण देखने का मिलेगा वो मिलेगा आपको अट्रैक्टिव टाइप का, ठीक है। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ये पेरिफेरल प्रोटीन है रेड वाला, ये ब्लैक वाला सेल मेम्ब्रेन है। इनके बीच में जो आकर्षण होता है वो कैसा होता है जी? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो भी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। ये भी कैसा होता है? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पाया जाता है। ये रेड वाला हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है। हिस्टोन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, क्योंकि आर्जिनिन लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं प्लस चार्ज वाले, वो पाए जाते हैं। जबकि डीएनए में नेगेटिव होता है। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्लस और माइनस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे होगा? अट्रैक्टिव टाइप का इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, और क्या पाया जाता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ते हैं एपिटोप और पैराटोप के द्वारा? क्योंकि आपने बीएससी सेकेंड ईयर इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी पे पैराटोप होते हैं जबकि एंटीजन पे एपिटोप होते हैं। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी कैसा होता है? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पाया जाता है इन दोनों के बीच में। यहाँ जो दिख रहा है आपको ये क्या है? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है जी। ये पैराटोप है एंटीबॉडी का पार्ट, ये एपिटोप है एंटीजन का पार्ट, ध्यान रखें। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी जो दो चीजों को दूर दूर फेंके, दूर दूर करे दो चीजों को, वो क्या है? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। सबसे पहले बात आती है डीएनए में जो होता है ये रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट के कारण। किसके कारण है ये? फॉस्फेट के कारण नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्स करते हैं। क्लियर है? अब ये H3PO4 होता है जनरली, यहाँ पे H3PO4 माइनस होता है, इस कारण नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है डीएनए पे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में भी ऐसे इंटरेक्शन देखने को मिलता है, रिपल्सिव टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब बात करते हैं फैक्टर्स या कारक। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो प्रभावित करता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ बॉन्ड की कम होगी, कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वैक्यूम में बनता है इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, क्योंकि वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक होता है। मीडियम टाइप का जो होता है वो बेंजीन में होता है, 2 होता है, डी की वैल्यू 2 होती है। वीकेस्ट जो होता है वाटर में होता है, डी की वैल्यू 80 होती है।
पोलार मॉलिक्यूल्स में या पोलार मीडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वीक होता है, जबकि नॉन पोलार में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्ट की सांद्रता जो होती है वो भी क्या करती है, मैटर करती है। NaCl और KCl, देखिए सॉल्ट में क्या होता है, जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मिलेगा। सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा। जैसे देखिए हिस्टोन प्रोटीन और DNA के बीच में यदि आप सॉल्ट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्ट अगर आप डाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, DNA से सेपरेट हो रहा है, यानी DNA इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि DNA में क्या है, नेगेटिव चार्ज। DNA क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। सॉल्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इंटरेक्शन करेंगे और इस हिस्टोन प्रोटीन से ये अलग हो जाएगा। कौन है, DNA। तो यहाँ पे जब हिस्टोन और DNA जुड़े हुए हैं तब तो इसकी TM वैल्यू क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी भी कम है। TM वैल्यू कम होने का मतलब है कि कोई टेम्परेचर दें आप किसी चीज को और वो चीजें क्या हो, मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो क्या है, TM है। या फिर 50% मेल्ट हो जाए, वो क्या है, TM होती है। तो कम तापमान पे हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी कम है। अगर ज्यादा तापमान चाहिए इनको अलग करने के लिए तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा होती है। क्लियर है। अब बात आती है आगे, नेक्स्ट अगले बॉन्ड की, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की बात करेंगे हम। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पढ़ लिया है। TM क्या होती है, ट्रांजिशन मेल्टिंग पॉइंट होती है, जहाँ से चीजें मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर कम टेम्परेचर पे चीजें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो कम स्टेबल हैं, अगर ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होती हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। इतनी सी बात है बस। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड कौन से, वंडरबॉल इंटरेक्शन, जो सबसे वीक इंटरेक्शन होता है उसके बारे में। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि एक भी टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का बीच में छूटा तो आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।